हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, ठीक है। आप भारत का यहाँ पर भूगोल पढ़ रहे हैं। मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा, मैप के द्वारा आपको पूरा अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। तो आप आ जाइए और मैं मैप के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है अपना इंडिया, ठीक है ना। ये अपना इंडिया है, ओके। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत, ठीक। ये अपना भारत है, ओके ना। इसके बाद आप ये देखिए, इनसे कौन कौन से देश लगे हुए हैं, इनकी सीमाएं किस किस देश से लगी हुई है, भारत की सीमाएं, ठीक है। तो आप देखिए किस किस देश से लगी हैं। ये अपना बड़ा सा क्षेत्रफल दिख रहा है, ये आपका क्या है, चीन, ठीक है। तो ये क्या है, चीन, ओके। ये चीन है। और ये आपका यहाँ पर दिख रहा है जो, ये है नेपाल, ओके। ये आपका नेपाल है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ओके। और आपका यहां पर ये देखिए, ये लगा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। और ये लगा हुआ है यहां पर अफगानिस्तान, ये लगा हुआ है यहां पर अफगानिस्तान, ठीक है ना, दिख रहा है। इसके बाद आपका यहां पर लगा हुआ है म्यांमार, ठीक है ना। ये म्यांमार, ठीक है, ये म्यांमार लगा हुआ है। और यहां पर लगा हुआ है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये बांग्लादेश लगा हुआ है। अब इसके बाद और आपका भूटान, भूटान लगा हुआ है कहां पर, ये नेपाल के बगल में लगा हुआ है, नेपाल के बगल में यहां पर लगा हुआ है आपका भूटान, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके ये सभी देश यहाँ पर ऊपर हो गए। और ये तिब्बत है, यहाँ पर ये तिब्बत की सीमा लगी हुई है, आपको पता है, ये तिब्बत, तिब्बत की सीमा लगी हुई है, तिब्बत की सीमा है, ठीक है। तो और यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए, जो जल की सीमा के साथ लगे हुए हैं वो कौन से हैं, ये आपका है, यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका है श्रीलंका, श्रीलंका। और ये आपका है मालदीव, ठीक है। ये कौन सा है, मालदीव, ठीक है। मालदीव आपका ये वाला, ठीक है। ये मालदीव हो गया। और ये हो गया आपका श्रीलंका, ये जल की सीमा से लगे हुए देश हैं। तो आपने देखे कौन कौन से देश कहां कहां से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तिब्बत लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, यहाँ पर नेपाल, भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब आपको ये बताना है स्थल सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्थल सीमा से लगे हुए हैं 7 देश, 7 देश लगे हुए हैं, कौन से, स्थल सीमा से, ठीक है ना, स्थल, ठीक है। तो जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। स्थल सीमा से देश जो लगे हुए हैं वो कितने हैं, 7 देश स्थल सीमा से लगे हुए। कौन कौन से हैं भाई, देखिए, अफगानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, 2 हो गए, 3 चीन लगा हुआ है, 4, ठीक है, 3 और तिब्बत 4, नेपाल 5, भूटान 6, आपका ये आपका म्यांमार, ये चीन का ही हिस्सा है तिब्बत, तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश आपके लगे हुए स्थल सीमा से, ठीक है ना। 7 देश आपके स्थल सीमा से लगा हुआ। और आपके 2 कौन से लगे हुए, 2 देश जल सीमा से, ठीक है ना, 2 देश लगे हुए हैं जल सीमा से। तो जल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है ना। और आपके 3 लगे हुए हैं जो ये आपके स्थल और जल से लगे हुए हैं, स्थल प्लस जल से लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको सभी देशों को, कौन कौन से देश आपके किस किस जगह से लगे हुए हैं, मैंने सब यहाँ पर नक्शे में आपको समझा दिया है, ठीक है ना। ये आपका देख लीजिए, तिब्बत लगा हुआ है ऊपर, है, और यहाँ पर चीन लगा हुआ है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको सभी डिफाइंड है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है, सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है। तो वो बांग्लादेश की लगी हुई है, किसकी, बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगी हुई है,
बांग्लादेश की लगी हुई है, ठीक है ना, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगी हुई है। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सब सारी सीमाएं जो लगी हुई हैं सारे देशों से, तो कितना उसका किलोमीटर है, तो वो है 15,200 किलोमीटर सीमाएं लगी हुई है, ठीक है ना। 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा लगी हुई है, और टोटल जितने सभी देशों से लगी हुई सीमा है तो कितना 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगी हुई है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको ले चलते हैं आगे। तो यहां पर ये आपने देखा श्रीलंका है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, ये आपका, पहले यहां पर मैं बताता हूं आपको, ये इंडिया के मध्य में आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। ये आपका यहां पर विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये बीचों बीच है इंडिया के विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या है, उत्तर भारत, ठीक, उत्तर भारत, तो नीचे क्या है, दक्षिण भारत, नीचे क्या है, दक्षिण भारत। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर इस तरफ लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इस तरफ आपकी लगा हुआ है कौन सा, अरब सागर, ठीक है। यहां पर क्या है, दिख रहा है आपको, हाँ, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। और आपका नीचे आपका दिया हुआ है हिंद महासागर, दिख रहा है, यहां पर तो नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं यहां पर हिंद महासागर, ठीक है। यहां पर आपका हिंद महासागर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ना, हिंद महासागर, हाँ, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी, यहां पर आपका हिंद महासागर। ओके, तो आपने ये देखा, और आप ये देखिए कि इसमें जो देश लगे हुए हैं उनके बीच की सीमाओं के नाम क्या है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आप ये देखिए जो आपकी चीन और भारत की सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं, वो कहां पे लगी हुई है चीन भारत की सीमा, यहां पर लगी हुई है, जो उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन रेखा, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, और आपके जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं, तो आपका यहां पर लगा हुआ है मैकमोहन रेखा, ठीक है, इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन से जो सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। ओके, और आपका भारत और पाकिस्तान से जो सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ओके, और अफगानिस्तान से लगी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लगी हुई है उसको कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। तो ये सारी सीमाएं हैं जो लगी हुई, उनके नाम है, किसका, डूरंड रेखा किस किसके बीच है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है ये वाली सीमा, और आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच लगी हुई है कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसको कहते हैं भारत और चीन के साथ लगी हुई उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, मैकमोहन रेखा यहां पर लगी है कुछ सीमा, ठीक है, भूटान से थोड़ा यहां पर लगी हुई है, ठीक है। तो यहां पर मैकमोहन रेखा कहते हैं, यहां पर कहते हैं डूरंड रेखा, यहां पर कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ओके, तो यहां पर आपने देखा यहां पर बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, यहां पर अरब सागर लगा हुआ है, यहां पर हिंद महासागर। तो मैप से पूरा आपको अध्ययन हो गया होगा, ठीक है ना, मैप से अध्ययन हो गया होगा, आपको बढ़िया वीडियो समझ में भी आया होगा, क्योंकि सभी चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है और आपको मैंने पढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं और बता दूं, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो आप इसको भी नॉलेज में ले लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर मैंने सभी चीजें समझा दी है, कौन कौन से देश आपके कौन कौन सीमा से लगे हुए हैं, सीमाओं के नाम क्या है, जो पूछे जाते हैं भारत चीन के बीच कौन सी सीमा का नाम होता है, तो वो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और अफगानिस्तान और भारत के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच
डूरंड रेखा। ओके, तो आपने सभी रख ली है, तो आप लोग देख लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको यहाँ पर भूगोल पढ़ाया जा रहा है, भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। तो पूरा अध्ययन आपको कराया जा रहा है भारत के भूगोल के बारे में विद मैप द्वारा। तो मैप द्वारा आपको अध्ययन कराया जा रहा है। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आपको मेरा एक पहला वीडियो मिल चुका होगा, भाग 1 का, भूगोल का भाग 1 का पहला वीडियो मैंने बताया था, जिसमें आपको कि किस किस सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, कितने देश स्थल सीमा जुड़े हुए हैं, कितने देश जल सीमा जुड़े हुए हैं। तो मैंने सभी वहां पर आपको बताया था, सभी देशों कौन सी रेखा कहते हैं किसको, कौन से देश से कौन सी सीमा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ वहां पर बताया था। अब सेकंड में मैं आपको और भी कुछ अध्ययन कराने जा रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट है, पश्चिम पूर्वी पॉइंट है, उत्तर पॉइंट, आपको मैं पूरा कर्क रेखा, मकर रेखा, सब कुछ यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो के साथ चलते हैं और आपको सब कुछ यहाँ पर स्टडी कराते हैं। तो बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये उत्तर में, ठीक है, उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका है इंदिरा कॉल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपका इंदिरा कॉल पॉइंट है, कहाँ पर, ये यहाँ पर आपका है इंदिरा कॉल पॉइंट, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल पॉइंट है यहाँ पर, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में ये आपका इंदिरा कॉल पॉइंट है। ओके, और यहाँ पर नीचे क्या है, आप यहाँ पर नीचे देखिए, तो यहाँ पर नीचे आपका कन्याकुमारी पॉइंट, ठीक है। कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पॉइंट है। तो ये कौन से, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। ओके, और यहाँ पर आपका पश्चिम में देखिए, पश्चिम में कौन सा पॉइंट है, सर क्रीक पॉइंट, ठीक है ना, सर क्रीक पॉइंट, ये यहाँ पर है सर क्रीक पॉइंट, सर क्रीक पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात, ठीक है, ये आपका गुजरात में है। ओके, और आपका पूर्वी में, पूरब में कहाँ पर है, ये पूरब में यहाँ पर है, ये कौन सा है, बिलोंग पॉइंट, ठीक है ना, बिलोंग, ठीक है ना, बिलोंगू पॉइंट है, बिलोंगू पॉइंट है, ये कहां पर है आपका, बिलोंगू पॉइंट है, बिलोंगू पॉइंट है, ये कहां पर है आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका कौन सा, बिलोंगू पॉइंट। ओके, तो ये चारों पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट में क्या है, आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, ये देखिए यहाँ पर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपकी दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब समझ में है, उत्तर से लेके, उत्तर में आखिरी पॉइंट है यहाँ पर इंदिरा कॉल पॉइंट, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दक्षिण तक दूरी कितनी है इसकी, आपकी 3214 किलोमीटर। ओके, 3214 किलोमीटर। ओके ना, उसके बाद आप देखिए यहां से पश्चिम से लेके पूरब तक, पश्चिम से लेके ये आपका पूरब तक, यहां ऐसे पश्चिम से लेके पूरब तक ये कितनी है दूरी आपकी, 2933 किलोमीटर। कितना, 2933, 2933 किलोमीटर दूरी कहां की है आपकी, पश्चिम से लेके पूरब तक, ठीक है, सर क्रीक पॉइंट से लेके बिलोंगू पॉइंट तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर गुजरात, ये आपकी दूरी कौन सी है, ये 2933 किलोमीटर पश्चिम से लेके पूरब तक। उत्तर से लेके दक्षिण तक कौन सी है आपकी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल टू आपकी कन्याकुमारी पॉइंट तक, ये यहाँ पर है। तो ये कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ओके, तो आपने देखा, ये आपको दूरियां बहुत ज्यादा पूछ जाती है, तो आप लोग इसको सही से अध्ययन कर लीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं, जो आपकी ये रेखा निकली हुई है यहां से, ये यहां से पश्चिम से लेकर पूरब तक, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पे निकलती है कर्क रेखा, ठीक है, एक कर्क रेखा जाती है, कहां पर जाती है, यहां पर ऐसे जाती है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जो गुजरती है, ये कितने डिग्री पर गुजरती है, तो ये गुजरती है 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना, 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री। ओके, तो इतने पे गुजरती है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा। ओके, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, 8।
8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कौन कौन से राज्य होकर गुजरती है ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। मैं इसको आपको ट्रिक दे रहा हूं, ये आपकी ट्रिक यहां पे लिख रहा हूं। ये मित्र पर गमछा, ये गमछा और आपका यहां पर झार, ठीक है। तो ये क्या है, मित्र पर गमछा झार। तो यहां से 8 राज्य आपको निकालने हैं। पहला राज्य क्या है, ये पहला राज्य कौन सा है, मित्र पर गमछा। तो मित्र से मिजोरम, मी से क्या हो गया आपका मिजोरम। और दूसरा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और चौथा आपका राजस्थान, पांचवा आपका गुजरात, छठवां मध्य प्रदेश और सातवां आपका झारखंड, यहां पर छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहां पर 8वां आपका राज्य हो जाएगा कौन सा, झारखंड, ठीक है ना। तो आपने देखा 8 राज्य मैंने बता दी जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एक लाइन याद रखनी है आपको, मित्र पर गमछा झार, वहां से आपको पूरा आपको याद रहेगा। क्या, मी से मिजोरम, त्रा से आपका त्रिपुरा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और आपका छा से छत्तीसगढ़ और झा से आपका झारखंड, झार से आपका झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो आपका ये आपको याद हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती कौन कौन से, ये वाले वो राज्य, ठीक है ना। अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो किस शहर से बीचों बीच होकर गुजरती है। तो वो है भाई रांची, ठीक है, वो रांची है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ओके ना, वो रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी है रांची। तो ये आपका पूछा जाता क्वेश्चन, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब आप देखिए यहां पर कि आपको एक समय मानक रेखा होती है, ठीक है ना। समय मानक रेखा वो यहां से होकर गुजरती है, ओके। वो कितने डिग्री पे होती है भाई, 82 सही 1/2 डिग्री पर, ठीक है। 82 सही 1/2 डिग्री पर। मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, बस आप लोग डिटेल से यहां पर समझते जाइए, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो 82 सही 1/2 डिग्री आप रिवाइज करके ये मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो 82 से 1/2 से मानक समय लिया जाता है। कहां से लिया जाता है मानक समय, ये पूर्वी देशांतर कहते हैं इसको, पूर्वी देशांतर इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और आपको बता दूं ये समय कहां से लिया जाता है, इलाहाबाद, अब तो इसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद नैनी, नैनी से लिया जाता है, ठीक है। नैनी मिर्जापुर, ये मिर्जापुर में आती है, ठीक है, मिर्जापुर, ठीक है ना, मिर्जापुर, ओके। तो नैनी से समय लिया जाता है आपका मानक समय, ओके। तो आपने देख लिया, आपको मैं एकदम करेक्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप लोग बस देख लीजिए। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपके जो मानक समय है ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है रेखा, ठीक है। जो मानक समय लिया जाता है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इलाहाबाद से तो ये समय लिया जाता है आपका नैनी से, लेकिन ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से कहां से, पहले तो यूपी, एमपी और एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। और कौन कौन से हैं आपके, उड़ीसा, ठीक है, और आपका कौन सा एक और, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका मानक समय है। तो कौन कौन से रास्तों पर गुजरती है आपको देखा, यूपी, एमपी, एपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 और ये आपके 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, आपकी मानक समय रेखा, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैंने आपको समझाया कहां कहां से होकर कौन कौन सी रेखा आपकी गुजरती है। ये आपको सभी चीज का नॉलेज आपको मेरे वीडियो में मिलेगा और आप मैप द्वारा समझेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो आपने ये भी देख लिया। अब ये देखिए आप लोग कि जलीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 9 राज्य आपके जलीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसको मैं रख कर दूं यहां पर, इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये 8 राज्य लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपके 9 राज्य आपके लगे हुए हैं जलीय सीमा से, ठीक है ना। तो 5 लगे हुए हैं आपके पश्चिम तरफ और 4 लगे हुए हैं आपके पूर्वी तरफ, ठीक है। कौन कौन से भाई 5, तो यहां पर लगा हुआ है आपका गुजरात, ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है ना। और यहां पर लगा हुआ है आपका, ये गुजरात है, ये आपका लगा हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया। अब यहां पर लगा हुआ है आपका गोवा,
ठीक, ये गोवा हो गया। ओके, यहां पर लगा हुआ है आपका कर्नाटक, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है आपका केरल, ठीक है ना, ये आपका केरल लगा हुआ है, और आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात, पांचों राज्य यहां पर हो गए। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, तो यहां पर आपका लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, यहां पर बता देता हूं, ये आपका यहां पर लगा हुआ है पश्चिम बंगाल। ओके, और फिर लगा हुआ है आपका उड़ीसा लगा हुआ है, उसके बाद लगा हुआ है आपका आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद लगा हुआ है आपका कौन सा, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। ओके, तो ये 5 राज्य इस तरफ लगे हुए हैं, पश्चिम तरफ और पूर्वी तरफ 4 राज्य लगे हुए हैं, 1 2 3 4, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो टोटल मिला के 9 राज्य लगे हुए हैं आपके जलीय सीमा से, और सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, गुजरात की, और सबसे छोटी सीमा किसकी है, ये गोवा की। ठीक है, 102 किलोमीटर सीमा लगी हुई है गोवा की। ठीक है, और गुजरात की सबसे ज्यादा सीमा जलीय सीमा लगी हुई है। ओके, तो तटीय सीमा किसकी सबसे ज्यादा है, गुजरात की, और गोवा की सबसे कम। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और बढ़िया से बढ़िया जानकारी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिए एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं भूगोल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो भूगोल में आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको भूगोल के दिए थे, भारत का परिचय दिया था, उसमें आपको भारत का पूरा संपूर्ण परिचय आपको मैं दे चुका हूँ। अब यहाँ पर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियों पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को आज मैं भारत की नदियाँ पढ़ा रहा हूँ ना, भारत की नदियों के रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आइए और देखते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर ले चलता हूं मैं मानसरोवर। ठीक है, तो आपको पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर हिमालयन और प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयन नदी किसको कहा जाता है। ठीक है, 1 और 2 मैंने इसलिए लिखा है कि जो हिमालय से होकर नदियां निकलती हैं उसको हिमालयन नदी कहा जाता है, और जो दक्षिण भारत से होकर नदियां निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझिए यहाँ पर आपको ये आपका तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। तो यहां पर आपको यहीं से निकलती है ये आपकी सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी यहां से होकर गुजरती है, कहां से, आपका मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी, और यहां से होकर आपका ये निकलती है यहां पर आपका अरब सागर में, पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में यहां पर गिर जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है आपकी, सिंधु नदी। ठीक है ना, ये आपकी है सिंधु नदी। ठीक, ये आपकी सिंधु नदी है। ओके, ये यहां से मानसरोवर झील से होकर ये निकलती है। ये मानसरोवर झील आपकी कहां पर है, ये तिब्बत में है। ठीक है ना, ये तिब्बत है। ठीक है ना, ये तिब्बत में। ओके, तो आप लोग यहां पर ये देखिए कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, आपका मानसरोवर झील से, कहां से होकर, पाकिस्तान से होकर। ये पाकिस्तान है, यहां पर पाकिस्तान। तो यहां पाकिस्तान से होकर ये यहां पर अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, तो आप लोग देखा यहाँ पर, ये यहाँ पर सिंधु नदी कहां से कहां होकर जा रही है, ये आपने देखा। फिर यहाँ पर आप देखिए, यही इसी सिंधु नदी से आप यहाँ पर निकलती है नदियां, कौन कौन सी, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी निकलती है आपकी, झेलम नदी निकलती है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में आप लोग सीख लेना, झेलम। ठीक है, झेलम नदी निकलती है। फिर निकलती है आपकी चिनाब। ठीक है ना, कौन सी, चिनाब। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद निकलती है आपकी रावी, उसके बाद ब्यास, और उसके बाद सतलज। ठीक है, तो ये आपकी नदियां निकलती हैं क्रम से। आपने देखा कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, यहां से सिंधु नदी से ही निकलती है नदियां, झेलम निकलती है, चिनाब निकलती है, रावी निकलती है, ब्यास और आपकी सतलज। ये 5 नदियां यहां से निकलती है इसकी। ठीक है, तो आप ये देखिए, और 1960
1960 में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, 1960 में कुछ इसके बारे में पॉइंट बता रहा हूँ। 1960 में आपका भारत पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था, ठीक है, भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ था। कैसा समझौता हुआ था कि आपका जो 3 नदियां हैं, सिंधु, ठीक है ना, सिंधु और आपका झेलम, ठीक है ना, सिंधु झेलम और आपका दिख रहा है आपको ना, सिंधु झेलम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और आपका कौन सा है नदी, चिनाब, ठीक, चिनाब दिख रहा है, हाँ। तो सिंधु झेलम और चिनाब का समझौता हुआ था कि 80% पानी जो मिलेगा किसको मिलेगा, 80% ये मिलेगा पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को, ओके, और 20% किसको मिलेगा, ये मिलेगा आपको भारत को, ठीक है। तो ये समझौता हुआ था कि आपको 3 नदियों का पानी, कौन कौन सी, सिंधु झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों का पानी आपको 80% पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत को मिलेगा। और बची कौन सी 3 नदियां, रावी, ब्यास, सतलज, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और आपकी सतलज, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। ये 3 नदियों का पानी 80% किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा, और 20% किसको मिलेगा, ये पाकिस्तान को मिलेगा, ओके। तो ये समझौता आपका 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कि सिंधु झेलम चिनाब नदियों का पानी 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% भारत को दिया जाएगा। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज का पानी 80% भारत को दिया जाएगा, 20% पाकिस्तान को दिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको एकदम दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपकी उत्तराखंड से यहां से आपकी नदी निकलती है एक गंगा, ठीक है ना, गंगा नदी निकलती है और ये बांग्लादेश से आते हुए यहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में यहां पर गिर जाती है, कहां से, बांग्लादेश से जाते हुए। तो ये गंगा नदी है, गंगा, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ओके, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। इसकी दूरी कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, कितना, 2525 किलोमीटर, ओके। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ओके ना, है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, तो इसकी सहायक नदी है ये कौन सी है, यमुना, ये भी गंगा में जुड़ जाती है, ठीक, ये कौन सी है, यमुना। यहां पे मैं दोबारा लिखता हूं, ये आपकी है यमुना, ठीक है ना, ये इसकी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है ना, ये गंगा की सहायक नदी है, ओके। तो अब यमुना की भी सहायक नदियां हैं कुछ, जैसे बेतवा नदी है, ठीक है, और आपकी और भी नदियां हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए कि गंगा नदी सबसे आपकी लंबी नदी है, और आप लोग ये गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, इसको यहां पर पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना, यहां पर पद्मा कहा जाता है इसको, गंगा नदी को, ठीक है ना। और आप पद्मा कहा जाता है इसको, गंगा नदी को कहा जाता है। और ये देख लीजिए आप लोग कि एक नदी और निकलती है यहां से, कौन सी नदी, यहां से मानसरोवर से निकलती है, चीन से होते हुए ये आती है, और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं इस नदी को। और ये ब्रह्मपुत्र भारत में कहलाती है, ओके। और चीन पे इसको क्या कहते हैं, चीन में इसको कहते हैं सांपो नदी, ठीक है, सांपो नदी, ओके, सांपो नदी कहते हैं इसको। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा कितनी है, 2900 किलोमीटर, लेकिन ये भारत में केवल 900 किलोमीटर निकलती है, 925 किलोमीटर लगभग निकलती है। तो इसकी लंबाई, गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, बट 2900 किलोमीटर लंबी नदी है ये, जो मानसरोवर से निकलती है, सांपो नदी चीन से भी निकलती है, ठीक है। इसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो नदियों के बारे में आपको एकदम अच्छी सी जानकारी मैंने दी, और आपको मैंने समझाया कि कौन सी नदी कहां पर से निकलती है और कौन सी नदी किसकी सहायक है, ठीक है। तो आपने देखा
तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सारी नदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि जो हिमालय से निकलती है वो हिमालय नदी कहलाती है और जो दक्षिण भारत से निकलती है वो आपकी कहलाती है कौन सी, प्रायद्वीपीय नदी। तो आपको मैंने अभी तक आपकी हिमालयन नदी आपको पढ़ाया, आपको हिमालय से नदियां निकलती है मैंने आपको सभी को एकदम डिटेल से आपको बताया। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। ओके, तो आपको ऐसे ही हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना सभी के पास, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला है और आपको मैप के साथ मैंने पढ़ाया है, इसलिए आपको सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि कौन सी नदी आपकी कहां से, क्योंकि सिंधु नदी आपकी मानसरोवर से मैंने समझाया आपकी यहां से पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसी से नदी आपकी जो सहायक नदी है इसकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां निकलती हैं। तो इनके बीच में समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। फिर मैंने बताया सिंधु, झेलम, चिनाब 80% पाकिस्तान और 20% भारत का हिस्सा है और रावी, ब्यास, सतलज 80% भारत का और 20% पाकिस्तान का। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और आपकी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर और ये आपकी मानसरोवर से निकली हुई नदी है सांपो, ये 2900 किलोमीटर लंबी है और आपकी ये उत्तराखंड से निकली है गंगा और यमुना इसकी सहायक नदी है गंगा की। ओके, तो आपको मैंने पूरा एकदम नॉलेज दिया नदियों के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना बनता है, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर कर दिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप यहाँ पर भूगोल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप यहाँ पर भूगोल पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले आपको भारत का भूगोल का परिचय कराया। 2 वीडियो मैंने बनाए, उसमें भाग 1 भाग 2 में आपको भारत का भूगोल के बारे में बताया, ठीक है। और आपने नदियों के बारे में भी पढ़ा, नदियों के बारे में मैंने बताया, भारत की नदियाँ, ठीक है। मैंने एक तीसरा वीडियो बनाया था उसमें भारत की नदियाँ बताया उसमें। और आपको मैं आज ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ भारत का स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप के मैं बारे में बता रहा हूँ कि भारत का स्वरूप क्या है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको भारत का स्वरूप के बारे में आपको सभी चीज़ पढ़ाऊंगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर भारत का स्वरूप वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है कितने भागों में। पहले पर्वत, ठीक है, पहला पर्वत लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा है, और दूसरा मैदान, ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है पठार, और चौथा आपका तटीय मैदान, और 5वां यहाँ पर मरुस्थल, और 6वां आपका द्वीप, ठीक है। तो पहला क्या है, पर्वत, दूसरा मैदान, तीसरा पठार, चौथा आपका तटीय मैदान, 5वां मरुस्थल और 6वां आपका द्वीप। तो यहाँ पर, ठीक है, ये 6 भागों में यहाँ पर भौतिक स्वरूप के रूप में इसको भारत को बांटा गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए हिमालय के बारे में पर्वत पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पर्वत क्या है, यहाँ पर हिमालय के 4 पार्टों में हिमालय निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ठीक है। तो ये 4 भागों में यहाँ पर ये बटा हुआ है, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये 4 भागों में बटा हुआ है। अब इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। दिख रहा है आपको, हाँ। तो ठीक है, इसमें क्या है कि ट्रांस हिमालय पहला नंबर में जो है ये ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और इसमें क्या है कि एक चोटी है K2, ठीक है, K2, इसको गॉडमैन ऑस्टिन कहते हैं, K2, ठीक है ना। तो K2 की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई है आपकी 8611 मीटर, ठीक है ना, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप देख लीजिए। और आपको ये K2, मैं K2 के बारे में समझाता हूं। यहां पर आपको देखना होगा, यहां पर ये POK हिस्सा है, ठीक है ना, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और यहां पर आपका है COK, ठीक है, COK, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसमें जो 2 लाइन रहती हैं इसको कहते हैं LOC, जो लाइन होती है इसको कहते हैं LOC, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसको कहते हैं यहाँ पर जो भारत और चीन के बीच में है, COK के बीच में है, इसको कहते हैं LAC,
ठीक है ना। तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो K2 पड़ती है, ये K2 सही मायने में ये पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें पड़ती है K2, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,611 मीटर। और भारत में कौन सी पड़ती है आपकी, ये आपकी भारत में पड़ती है कंचनजंगा, ठीक है ना। भारत में पड़ती है आपकी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,596 किलोमीटर। कितनी है आपकी 8,596 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर K2 के बारे में मैंने बताया 8,611 मीटर और कंचनजंगा के बारे में बताया 8,596 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की, अगर पूछा जाए भारत की यथास्थिति अभी के भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा 8,596 किलोमीटर। यहाँ पे लिख दूं मैं कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी कितनी ऊंचाई है 8,596 मीटर, ठीक है ना। ठीक, तो आप लोग ने समझा यहाँ पर कि K2 पाकिस्तान में आप पड़ती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये आपका COK है जो चीन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। ये LAC है। अब आपको ये देखना होगा दूसरा बात, ये दूसरी लाइन है जो दूसरे के बारे में बताता हूं मैं, ये है क्या व्रत हिमाद्री, ठीक है। व्रत हिमाद्री इसको बोलते हैं व्रत हिमाद्री, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है एवरेस्ट चोटी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे एवरेस्ट चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर, ठीक है। और कहीं कहीं पे लिखा रहता है 8,850 मीटर, तो दोनों देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। 8,848 मीटर और 8,850 मीटर दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। दोनों देख पा रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो 8,848 और 8,850 मीटर ये एवरेस्ट जो चोटी है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये लेकिन नेपाल में पड़ती है, ठीक है ना। ये पड़ती है कहां पर, नेपाल में, ओके। तो ये एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, ये नेपाल में पड़ती है। और मैंने आपको बताया भारत की चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये भारत की, ये भारत की है, ठीक, ये देख लीजिए, ये भारत की है कंचनजंगा 8,596 किलोमीटर। और आपकी जो K2 है ये POK में पड़ती है 8,611 मीटर। और ये आपकी जो एवरेस्ट है, ठीक है, ये एवरेस्ट चोटी जो पड़ती है नेपाल में 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ओके। तो आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये आपकी सभी चोटी पड़ गई। अब इसके तीसरा भाग क्या है, इसका तीसरा भाग है इसका लघु एवं मध्य हिमालय, लघु और मध्य। और आपका चौथा हिस्सा कौन सा है, चौथा है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है ना, शिवालिक हिमालय, ठीक है ना, शिवालिक हिमालय, ओके। ये 4 हिस्सों में इसको बांटा गया था, तो मैंने चारों हिस्सों में आपको बता दिया कि 4 हिस्सों में कौन कौन से हिस्सों में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयन और आपका व्रत हिमाद्री, तीसरा लघु मध्य, चौथा आपका शिवालिक, ठीक है। ये 4 हिस्सों में हिमालय को बांटा गया, 1 2 3 4। अब इसकी हम लोग, अभी तो मैंने आपको बताया कि 4 हिस्सों में बांटा गया, अब इसको हम नदियों के हिसाब से देखते हैं और इसकी चौड़ाई देखते हैं, ठीक है ना, इसके कितना कितना चौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया सिंधु नदी, यहाँ पर बताया था मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी और आपकी यहां पर पड़ती है कौन सी, सतलज नदी, ठीक है ना, कौन सी, सतलज नदी। इसके बीच की चौड़ाई कितनी है, इसके बीच की चौड़ाई कितनी है, तो इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है कश्मीर या पंजाब, ठीक है। यहां पर लिख दूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये मिटा देता हूं मैं, यहां पर मैं लिखता हूं पहला, ठीक है, पहला पॉइंट कश्मीर पंजाब, ठीक है, कश्मीर पंजाब। इसकी चौड़ाई कितनी है,
आप लोग को बता दो चौड़ाई कितनी है, 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है, 560 किलोमीटर। दूसरा क्या है, दूसरा देख लीजिए, कमायू हिमालय। कमायू, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कमायू, कमायू कहते हैं इसको। अब इसकी कितनी है, 320। ये किस किस नदी के बीच है, ये आपका काली नदी और चिंपा नदी, ठीक है, ये आपकी चिंपा नदी है, ठीक है, तो ये इसके बीच है कमायू। और फिर तीसरा क्या है, इसको नेपाल कहते हैं, नेपाल। ये कितना किलोमीटर है, ये आपका 800 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 800 किलोमीटर है, यहां पर किलोमीटर लिख लीजिए, ये 800 किलोमीटर है। ये किसके बीच में है, चिंपा और ध्यांग नदी के बीच में, ठीक है, चिंपा और ध्यांग नदी के बीच में, ओके। तो आपने ये देखा। और चौथा क्या है, आसाम, ठीक है, आसाम, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, 720 किलोमीटर। टोटल कितनी है चौड़ाई, 2400 किलोमीटर, ओके, 2400 किलोमीटर टोटल चौड़ाई है इसकी, ठीक है ना। टोटल चौड़ाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 2400 किलोमीटर मैंने लिख दिया, और ये आपके 4 हिस्सों में बांटा गया है इसको, तो ये आप देख लीजिए, 4 हिस्सों में इसको मैंने वर्गीकृत कर दिया, ओके। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप आगे पर्वत आपने सब पढ़ लिए हैं, और अब पढ़ते हैं मैदान, ठीक है ना। मैदान, पर्वत पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं मैदान, ठीक है। तो मैदान के बारे में आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मैदान में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि आपको पता है भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है। और जो आपकी जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ठीक है, जो नदियां थी वो मैदान बनाती हैं, तो कृषि क्षेत्र देश है। और आपको ये पता होगा कि यहाँ की मिट्टी जो होती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है, ओके। और इसके दो भाग, मतलब इसके 2 पार्टों में डिवाइड है ये, कौन कौन से, एक है आपका बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी, और एक है आपकी खादर मिट्टी, ठीक है, एक आपकी खादर मिट्टी, एक है आपकी बांगर मिट्टी। तो ये मिट्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैदान के बारे में बता दिया। तो आप लोग बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपको धमाकेदार एंट्री करेंगे और अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ाएंगे। और आपको ये मैप के द्वारा समझ में आ रहा होगा चीजें, और मैप के द्वारा आप लोग पहले समझिए, आप लोग को मैं पार्ट ले आऊंगा और मैं डिटेल से आपको पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको यहाँ पर भूगोल पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं बाय मैप द्वारा। तो मैप द्वारा आपको समझाया जा रहा है। आज का टॉपिक है, आज आप वीडियो में पढ़ रहे हैं प्राकृतिक वन एवं वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वन वनस्पति आप यहाँ पर आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वनों के बारे में आपको बताया जाएगा और वनस्पतियों के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने भागों में इसको बांटा गया है। ये देखिए सदाबहार वन पहले नंबर पर है, ये देखिए पहले नंबर पे है आपका सदाबहार वन। दूसरे नंबर पर पर्णपाती वन, इसको 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र और शुष्क, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका पर्वतीय वन, और चौथे नंबर पे है आपका कांटेदार झाड़ी, और 5वें नंबर पे आपका मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। नक्शे को मैंने इस कदर इसको आपको डिफाइन किया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों लगाया प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, ये आपका डॉटेड पॉइंट, और ये आपका ऐसे, ठीक है। तो आपको मैं कैसे समझाऊंगा, आप लोग ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वन के बारे में समझते हैं। तो सदाबहार वन, ठीक है, वन किसको कहते हैं, वन जो प्रकृति के द्वारा उपजाए हुए हो, जो पेड़ पौधे प्राकृतिक हुए हो अपने आप, जिसपे कोई मानव की कोई उसमें उपलब्धि ना हो, मानव द्वारा ना लगाए गए हो, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक वन, ठीक है। उसको प्राकृतिक जो अपने आप ही होते हैं, ठीक है। तो और जो मानवीय द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा, उसको कहते हैं मानवीय वन, ठीक है। जैसे मानव के द्वारा जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको मानवीय वन कहते हैं, उनको अदर कैटेगरी में डाला जाता है, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। तो सदाबहार वन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सदाबहार वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन यहाँ पर डिनोटेड है, ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इस हिस्से में, और ये इस हिस्से में आपको यहाँ पर ये मिलेगी आपके सदाबहार वन, ठीक है। तो सदाबहार वन क्या होते हैं, तो इनके क्या होता है कि सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर
200 सेंटीमीटर की रेंज में वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा आपकी सदाबहार वन में ही होती है, 200 सेंटीमीटर की रेंज में आपकी यहाँ पर वर्षा होती है सदाबहार वन में, ठीक है। तो सदाबहार वन में सबसे ज्यादा बारिश होती है और 200 सेंटीमीटर की रेंज में होती है, ठीक है। तो आपने देखा, और सदाबहार वन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं और कुछ हिस्से में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने डिनोट किया है आपका गुणा के चिन्ह से, ठीक है। आपको ये देख रहे हैं क्रॉस के चिन्ह से मैंने इसको डिनोट किया सदाबहार वन को, और इस सदाबहार वन आपके ये 200 सेंटीमीटर की वर्षा करते हैं, ठीक है। 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इससे सबसे अधिक वर्षा होती है, ओके। तो आप लोग फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है, पर्णपाती वन, ठीक है। कौन सा है, पर्णपाती वन, ठीक है ना। तो पर्णपाती वन की क्या है, आपको दो भागों में बांटा गया, आर्द्र और शुष्क। पर्णपाती वन को कैसे डिनोट किया गया है, ये आपके प्लस के चिन्ह से आपको डिनोट किया गया है, प्लस के चिन्ह से। आपको मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, क्रॉस के चिन्ह से मैंने डिनोट किया है आपको यहाँ पर सदाबहार वन, ठीक है ना, सदाबहार वन। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, सदाबहार, ठीक है, वन, ओके। और आपके प्लस के चिन्ह से डिनोट किया है मैंने यहाँ पर इसको पर्णपाती वन को, ठीक है, पर्णपाती वन को। ये आपका ऑलमोस्ट एरिया में पाया जाता है पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन आपका ऑलमोस्ट एरिया में पाया जाता है। देखिए प्लस का चिन्ह पूरे भारत में एकदम लगा हुआ है। तो ये पर्णपाती वन बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसको आर्द्र और शुष्क दो भागों में बांटा गया है। इसमें दो भागों में बांटा गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र और ये शुष्क, ठीक है ना। आर्द्र और शुष्क दो भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया था आपको कि सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है सदाबहार वन में, ठीक है। और पर्णपाती वन में आपकी रेंज क्या होती है, आपकी पर्णपाती वन में होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में ये पर्णपाती में ये बारिश होती है, ठीक है। 70 से 100। इसको लेकिन दो भागों में बांटा गया पर्णपाती वन को, पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है। तो किसमें ये होती है, पहले शुष्क में 70 से 120, शुष्क में 70 से 120 सेंटीमीटर, ओके। और इसमें आर्द्र में क्या कितनी होती है, आर्द्र में होती है 120 से 200 सेंटीमीटर, 120 से 200 सेंटीमीटर। इसको भी दो भागों में बांटा गया। इस रेंज में बारिश होती है यहाँ पर पर्णपाती वन में। पर्णपाती वन आपको देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह पाया, पश्चिम बंगाल, ये सभी जगह यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये यहाँ पर हुआ ये मेघालय, तो ये यहाँ पर कौन से सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो हिस्से आपके निपट गए, कौन से, सदाबहार वन और पर्णपाती वन, ठीक है ना। पर्णपाती वन पर आपने पढ़ लिया और आपने सदाबहार वन पढ़ लिया, ओके। तो तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। तो तीसरे भाग कौन सा है आपका, पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन को इससे नोट किया मैंने, देखिए आप पर्वतीय वन को मैंने इस तरह नोट किया है, ये आपका पर्वतीय वन, ठीक है। तो पर्वतीय वन ये आपका हिमालय साइड में पाया जाता है, ये पर्वतीय वन है, ओके। तो पर्वतीय वन में आपको देखा गया है, ये दिखाया गया है ऐसे डॉटेड पॉइंट से। और ये हिमालय में आपको ये पता है आपको कि जम्मू कश्मीर, ये नेपाल साइड और यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, ये आपका यहाँ पर हिस्सा पाया जाता है किसका, ये पर्वतीय वन होते हैं, यहाँ पर है पर्वत है यहाँ पर, तो पर्वतीय वन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी बारिश बहुत ज्यादा होती है। और ये देख लीजिए कांटेदार झाड़ी, ठीक है, चौथा पॉइंट कांटेदार झाड़ी। इसको मैंने डिनोट किया है कैसे, इसको मरुस्थली बोलते हैं, तो इसको मैंने डिनोट किया है ऐसे, ठीक है, डॉटेड पॉइंट में, डॉटेड पॉइंट में किया है इसको मरुस्थली या कांटेदार झाड़ी, ठीक है, कांटेदार झाड़ी या आपका मरुस्थल, इसको मरुस्थली बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांटेदार झाड़ी और इसको मरुस्थली बोलते हैं। ये आपने देखा, ये डॉटेड पॉइंट में मैंने इसको बताया गया है, ठीक है ना। और तो इसको क्या है, कांटेदार झाड़ी ये कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान, थार स्थान में पाई जाती है, थार जिसको थार मरुस्थल के बोलते हैं, ये राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर ये देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, मरुस्थल इसको बोलते हैं, ये मरुस्थल पाया जाता है। और मरुस्थल में कितना रेंज की बारिश होती है आपको बता दूं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर की रेंज में मैं यहाँ पे एरो लगा दिया हूँ, 70 सेंटीमीटर की रेंज में मरुस्थल में
बारिश होती है। तो यहाँ पर कम बारिश होती है, आपको पता है मरुस्थल एरिया में कम बारिश होती है। तो आपको मैंने अब पढ़ाया यहाँ पर एक पॉइंट, पहला सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन जिसमें आर्द्र और सूक्ष्म है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर पर्वतीय वन, फिर यहाँ पर पढ़ा आपने कांटेदार झाड़ियां, मरुस्थल। अब आपका मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहां पर आता है? यहाँ पर। ये पॉइंट जो दर्शाए गए हैं ये आपके हैं मैंग्रोव वन, ठीक है, इनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको पूरा विस्तृत रूप में यहाँ पर पढ़ाया, आपको आप समझ लीजिए। प्राकृतिक वन के बारे में मैंने आपको बताया, सदाबहार वन जिसमें 200 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और आपका यहाँ पर दर्शाया गया पर्णपाती वन दूसरा, तो इसमें 70 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है, जिसमें दो भाग में बांटा गया, आर्द्र और शुष्क, ठीक है। इसमें 120 से 200 सेंटीमीटर की आर्द्र में आपको बारिश होती है, ठीक है, और सूक्ष्म में 70 से 120 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है। और पर्वतीय वन में आपका 70 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, पर्वतीय वन में नहीं, पर्वतीय वन में बारिश होती है, ठीक है। और कांटेदार झाड़ी मरुस्थल में आपकी 70 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर की रेंज में ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है 70 सेंटीमीटर की रेंज में यहाँ पर ये बारिश होती है, ठीक है, मरुस्थल में। ओके, तो ये आपको मैंग्रोव है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको सीधा मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको डिनोट किया है मैंग्रोव से नक्शे में, ठीक है। तो ये मैंग्रोव वन है, ठीक है, ये मैंग्रोव वन है। मैंने सभी प्रकार के आपको वन बताए, आपको मैंने मैप के द्वारा समझाया कहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, ये आपको मैंने बताया क्रॉस का यहाँ पर पाया जाता है, ये इसको सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। और प्लस के चिन्ह से मैंने बताया पर्णपाती वन जो पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको दो भागों में आर्द्र और सूक्ष्म में बांटा गया है। फिर उसके बाद पर्वतीय वन ये हिमालय के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद कांटेदार झाड़ी जो थार स्थान में फैला गया, राजस्थान महाराष्ट्र यहाँ पर फैला गया, ठीक है। और कांटेदार झाड़ियां ये आपको 70 सेंटीमीटर की बारिश के साथ ये होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने सभी तरह का मैंने आपको वन पढ़ाया, प्राकृतिक वन, वनस्पति, अगर कुछ पार्ट छूट भी गया होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से लाऊंगा और आपको एकदम भूगोल के बारे में सही से जानकारी एकदम सही से आपको वीडियो प्रदान करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, ठीक है, आप भारत का यहाँ पर भूगोल पढ़ रहे हैं। मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा, मैप के द्वारा आपको पूरा अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। तो आप आ जाइए और मैं मैप के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है अपना इंडिया, ठीक है ना, ये अपना इंडिया है, ओके। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत, ठीक, ये अपना भारत है, ओके ना। इसके बाद आप ये देखिए, इनसे कौन कौन से देश लगे हुए हैं, इनकी सीमाएं किस किस देश से लगी हुई है, भारत की सीमाएं, ठीक है। तो आप देखिए किस किस देश से लगी हुई। ये अपना बड़ा सा जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये आपका क्या है, चीन, ठीक है। तो ये क्या है, चीन, ओके, ये चीन है। और ये आपका यहाँ पर दिख रहा है जो, ये है नेपाल, ओके, ये आपका नेपाल है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ओके। और आपका यहां पर ये देखिए, ये लगा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। और ये लगा हुआ है यहां पर अफगानिस्तान, ये लगा हुआ है यहां पर अफगानिस्तान, ठीक है ना, दिख रहा है। इसके बाद आपका यहां पर लगा हुआ है म्यांमार, ठीक है ना, ये म्यांमार, ठीक है, ये म्यांमार लगा हुआ है। और यहां पर लगा हुआ है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये बांग्लादेश लगा हुआ है। अब इसके बाद और आपका भूटान, भूटान लगा हुआ है कहां पर, ये नेपाल के बगल में लगा हुआ है, नेपाल के बगल में यहां पर लगा हुआ है आपका भूटान, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके ये सभी देश यहाँ पर ऊपर हो गए। और ये तिब्बत है, यहाँ पर ये तिब्बत की सीमा लगी हुई है, आपको पता है, ये तिब्बत, तिब्बत की सीमा लगी हुई है, तिब्बत की सीमा है, ठीक है। तो और यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए, जो जल की सीमा के साथ लगे हुए हैं वो कौन से हैं, ये आपका है, यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका है श्रीलंका, श्रीलंका। और ये आपका है मालदीव, ठीक है, ये कौन सा है, मालदीव, ठीक है, मालदीव आपका ये वाला, ठीक है।
ये मालदीव हो गया, और ये हो गया आपका श्रीलंका, ये जल की सीमा से लगे हुए देश हैं। तो आपने देखिए कौन कौन से देश कहाँ कहाँ से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तिब्बत लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, यहाँ पर नेपाल, भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब आपको ये बताना है स्थल सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्थल सीमा से लगे हुए 7 देश, 7 देश लगे हुए हैं। कौन से? स्थल सीमा से, ठीक है ना, स्थल, ठीक है, तो जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। स्थल सीमा से देश जो लगे हुए हैं वो कितने हैं? 7 देश स्थल सीमा से लगे हुए। कौन कौन से हैं भाई? देखिए अफगानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, 2 हो गए, 3 चीन लगा हुआ है, 4, ठीक है, 3 और तिब्बत 4, नेपाल 5, भूटान 6, आपका ये आपका म्यांमार, ये चीन का ही हिस्सा है तिब्बत। तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश आपके लगे हुए स्थल सीमा से, ठीक है ना। 7 देश आपके स्थल सीमा से लगा हुआ, और आपके 2 कौन से लगे हुए? 2 देश जल सीमा से, ठीक है ना। 2 देश लगे हुए हैं जल सीमा से। तो जल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है ना। और आपके 3 लगे हुए हैं जो ये आपके स्थल और जल से लगे हुए हैं, स्थल प्लस जल से लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको सभी देशों को कौन कौन से देश आपके किस किस जगह से लगे हुए हैं मैंने सब यहाँ पर नक्शे में आपको समझा दिया है, ठीक है ना। ये आपका देख लीजिए तिब्बत लगा हुआ है ऊपर, है, और यहाँ पर चीन लगा हुआ है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको सभी डिफाइन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है, सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगी हुई है। तो वो बांग्लादेश की लगी हुई है। किसकी? बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगी हुई है? बांग्लादेश की लगी हुई है, ठीक है ना। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगी हुई है। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सारी सीमाएं लगी हुई हैं सारे देशों से, तो कितना उसका किलोमीटर है? तो वो है 15,200 किलोमीटर सीमाएं लगी हुई है, ठीक है ना। 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा लगी हुई है, और टोटल जितने सभी देशों से लगी हुई सीमा है तो कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगी हुई है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको ये चलते आगे। तो यहां पर ये आपने देखा श्रीलंका है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है? ये आपका, पहले यहां पर मैं बताता हूं आपको, ये इंडिया के मध्य में आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। ये आपका यहां पर विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये बीचों बीच है इंडिया के विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या है? उत्तर भारत, ठीक, उत्तर भारत। तो नीचे क्या है? दक्षिण भारत, नीचे क्या है? दक्षिण भारत। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर इस तरफ लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इस तरफ आपके लगा हुआ है कौन सा? अरब सागर, ठीक है। यहां पर क्या है? दिख रहा है आपको? हाँ, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। और आपका नीचे आपका दिया हुआ है हिंद महासागर, दिख रहा है? यहां पर तो नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं यहां पर हिंद महासागर, ठीक है। यहां पर आपका हिंद महासागर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ना, हिंद महासागर, हाँ, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी, यहां पर आपका हिंद महासागर। ओके, तो आपने देखा। और आप ये देखिए कि इसमें जो देश लगे हुए हैं उनके बीच की सीमाओं के नाम क्या है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आप ये देखिए जो आपकी चीन और भारत की सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? वो कहां पे लगी हुई है चीन भारत की सीमा? यहां पर लगी हुई है, जो उसको कहते हैं मैक मोहन रेखा, मैक
मोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन रेखा, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, और आपके जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? तो आपका यहां पर लगा हुआ है मैकमोहन रेखा, ठीक है, इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन से जो सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ओके, और आपका भारत और पाकिस्तान से जो सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ओके, और अफगानिस्तान से लगी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लगी हुई है उसको कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। तो ये सारी सीमाएं हैं जो लगी हुई, उनके नाम है। इसका डूरंड रेखा किस किस के बीच है? ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है ये वाली सीमा, और आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच लगी हुई है कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसको कहते हैं भारत और चीन के साथ लगी हुई उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, मैकमोहन रेखा यहाँ पर लगी है कुछ सीमा, ठीक है, भूटान से थोड़ा यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं डूरंड रेखा, यहाँ पर कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी लगी हुई, यहाँ पर अरब सागर लगा हुआ है, यहाँ पर हिंद महासागर। तो मैप से पूरा आपको अध्ययन हो गया होगा, ठीक है ना, मैप से अध्ययन हो गया होगा। आपको बढ़िया वीडियो